मैं भी आऊँगा उधर। मैं भी उधर आऊँगा। रुक जाओ। तू इधर वाली कुर्सी पे आ जा, अपनी शर्ट वाली कुर्सी पे आ जा। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। तो आज हम आपको मिलवाएंगे अपने रसायनम के एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने अभी इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था एंड उसने 620 मार्क्स स्कोर करे हैं। उसका नाम है नीतीश धीमान। नीतीश धीमान, आपका स्वागत है भाई। धन्यवाद कर दो सबको। तो नीतीश धीमान के इस बार 620 मार्क्स आए हैं एंड ऑल इंडिया रैंक 18,000 कितनी, 18,670। 18,670 आई है। तो नीतीश धीमान जी अपने कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स थे उन्होंने डेवलप करे थ्रू आउट द प्रैक्टिस, और कुछ स्पेशल ज्ञान जो उनके पास एकत्र हुआ है तो वो आपको बताना चाहेंगे। नीतीश भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने एग्ज़ाम लिखा तो आपको सबसे पहली चीज़ ये बताओ कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस कितनी लगी इन द सेक्शन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्योर एनसीईआरटी थी। अगर एनसीईआरटी की लाइन एक एक नहीं पढ़ के जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे पक्का। बायोटेक में भी काफी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कंफ्यूजन था, बट अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हो, डायग्राम्स बहुत जरूरी है, डायग्राम्स के नीचे की लेबलिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी तो ऐसी होनी चाहिए कि मन में बसी हुई, यानी कि अगर तुमसे कोई लाइन पूछे कि वो लाइन कहाँ पे लिखी है, तुम्हें ये पता होना चाहिए वो किस डायग्राम के नीचे किस पेज पे लिखी है, तभी हो पाएगा। वरना बायो तो फिर ऐसे तो परसेंटाइल बहुत आई जाएगी। बच्चे यही क्रैक कर रहे हैं। केमिस्ट्री में कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि केमिस्ट्री के डेटा में इनफैक्ट एनसीईआरटी में डिस्क्रिपेंसी थी। जैसे वो कौन सा अभी तुम बता रहे थे? जी, हीलियम वाला एक क्वेश्चन था। हाँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो डेटा दे रखा था सिर्फ। जैसे कि बोन वाला एक क्वेश्चन था इसमें, उसमें कैल्शियम वाला आंसर लगाना था, उसमें 0.3 ग्राम से 0.4 ग्राम वाला आंसर था। तो बेसिकली जो वो था वो बिल्कुल लास्ट में दे रखा था एनसीईआरटी के ही चैप्टर में, वो एक ही लाइन थी और वो लाइन ही उठ के ऑप्शन में आ गई और वही सही हुई। तो ये इम्पोर्टेंस है बेसिकली एनसीईआरटी के हर एक चीज़ में। तो कुल मिला के जो बच्चे 2024 के लिए नीट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहला की टेक अवे आपके लिए केवल यही रहेगा कि आप लोग का ना, मतलब आपके इंस्टीट्यूट जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ गुड दैट दे आर हेल्पिंग, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव अ कंप्लीट ग्रैस्प ओवर द कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी में ए टू जी सब चीज़ पता हो जाए, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, अपनी नॉलेज को एनहांस करें। जी। इसके अलावा हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं और वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। नीतीश भाई, बेसिकली शॉर्ट नोट्स ही हैं जो बेसिकली ब्रह्मास्त्र कहेंगे लास्ट टाइम पे, क्योंकि जो पूरी बुक है वो एक टाइम पे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। अब वो जा रहा है पेपर देने, उसके पास ज़्यादा 1 घंटा है, वो अपना जो भी रिवाइज करके बैठा लास्ट टाइम पे, वो 1 घंटा ही तो शॉर्ट नोट्स पढ़ पाएगा। इतने टाइम में वो बुक तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, एक चैप्टर भी उस पर स्ट्रेस में नहीं पढ़ पाएगा। तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। और शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि बस मतलब एक कॉपी पे रख के बना दिए ब्लैक ब्लू पेन से, वो बेकार है। इससे अच्छा कलरफुल नोट्स बनाओ, बड़े बड़े लेटर्स में बनाओ, जिससे तुम्हारा ध्यान एकदम आ जाए। और बेसिकली जो डेट्स हैं वगैरह, जो फिर तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को स्पेशली हाईलाइट करो वहाँ पे जाके स्पेशल पेन से। जैसे कि कोई डिज़ाइन बना दिया उस चीज़ के ऊपर, तो वो एकदम से तुम्हारे अट्रैक्शन पाएगी वहाँ पे। ये चीज़ मेन है। और अच्छा सा पेपर लो, A4 शीट पे बनाओ, कॉपी में बना के फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम कॉपी पन्ने ही पलटते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कॉपी खो भी जाएगी तो तुम्हें फिर फ़ायदा नहीं है। पेजेस पे बनाओ, अच्छे पेपर पे बनाओ, जो अच्छा सा लगे, अट्रैक्टिव हो। मेन यही पॉइंट है बस। सही। अच्छा नीतीश जी, आपने यहाँ पे पढ़ा, रसायनम में पढ़ा, इसके अलावा भी आप कुछ कंटेंट को फॉलो करते होंगे, कोई टेस्ट सीरीज़ आप जो आपको लगता है कि पर्टिकुलरली उसमें जो टेस्ट क्वेश्चंस थे वो आपको हेल्प किया करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पर्सनली जो मैंने टेस्ट सीरीज़ तो रसायनम में ही हो रही थी। बाकी मैंने फिजिक्स वाला टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, जिसमें इतना खास मुझे कुछ लगा नहीं था। ठीक ठाक ही सीरीज़ थी, मतलब नीट बेस्ड ही थी, इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। बाकी रिसोर्सेज तो मैंने यूट्यूब से ही फॉलो करे थे थोड़े से। और बाकी वैभव सर और कुछ सर और अरविंद सर तो थे ही, तो उनसे पूछ लेता था और क्या चाहिए। सही। और आप बताइए कि जिस दिन मतलब हम लोग का जो करीब करीब हम लोगों ने पूरे ड्रॉप ईयर में 8 से 10 टेस्ट लिए होंगे जी। और उसमें एंड में कम से कम नहीं तो 3 टेस्ट मिनिमम मान के चलते हैं कि हम लोगों ने MCQ बेस्ड OMR पे लिए। बावजूद इसके हम लोग जिस दिन एग्ज़ाम में बैठते हैं उस दिन एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है। जी जी, और हम उसको कभी भी मॉक टेस्ट के थ्रू सिमुलेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ऐसा क्या चीज़ करें, मतलब स्ट्रेस तो देखो एक जायज़ बात है जी। जो होगी ही उस दिन, बट ऐसा क्या करें कि बच्चे उस दिन जो होने वाला स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा कम कर पाएँ।
बेसिकली जो पेपर देख के डरना नहीं है। स्टार्टिंग में कितने ही आप मॉक टेस्ट दे ले, वो जो उस टाइम पे पेपर दोगे वो तुम्हें हार्ड लगेगा ही लगेगा, बट वो तुम्हें अपनी सिचुएशन पे कंट्रोल करना है ना। अब जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर दिया था, मुझे लगा था ये पेपर इस बार मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैं धीरे धीरे करता गया, मैंने टेंशन नहीं ली। बीच में जब मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया तो मैं रुका नहीं बीच में कि मतलब ये नहीं आ रहा भाई, ये नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा तो मैं छोड़ता गया थोड़ा सा ध्यान लगा के। फिर वो बीच बीच में मेमोरी में वहीं चलता रहा। तो फिर जब मैं आते हुए टाइम जब आ रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, तो वहाँ पे वो क्लिक होने लग गए मुझे। मेन बात ये, अगर स्ट्रेस लोगे तो फिर जो बीच में अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर वो भूल जाओगे। स्ट्रेस नहीं लेना वहाँ जाके। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो ईजीएस्ट पाथवेज जो होती है ना उनको ऑप्ट करती है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी एक फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाती है, जिसमें वो एक तरह से आप मेमोरी बेस्ड बोल सकते हो कि उस रिस्पॉन्स पाथवे को फॉलो करने लगती है। हालांकि नीट का पेपर 2 साल से तो कम से कम आप देख रहे हो कि प्रोबिंग है, दिमाग को सोचने में मजबूर करता है कि ये चीज़ लिखी थी तो लिखी कैसे थी। बायोलॉजी में क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो बदल गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो ट्रिकी थी। तो इस तरह से आप लोग अगर स्ट्रेस लेंगे तो शायद आप उस टाइम पे वो क्वेश्चन को ना अच्छे से ना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस लाजमी है, होना है, चाहे कितना रैंक 1 हो, चाहे फ़ोन नंबर जैसा रैंक हो, आइदर वे स्ट्रेस तो होगा ही होगा, बट दैट स्ट्रेस नीड्स टू गेट मिनिमाइज्ड। तो पहला आपने सबसे पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट किया था नीट में? पहले जो मैंने गलती कर दी थी, मैंने सबसे पहले फिजिक्स ही देख ली थी। वो सबसे बड़ी गलती करी थी, स्ट्रेसफुल। तो उसी टाइम पे जो पहला क्वेश्चन था वही गलत आ गया था मेरे सेक्शन में, कि जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन था उसमें रूट में आंसर आना था, बट वो बोनस था। तो उसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ गया। फिर मैंने फिजिक्स करी नहीं, फिर मैं बायो पे स्विच हुआ, बायो करी। उसके बाद जैसे बायो करता गया तो फिर स्ट्रेस कम होता गया क्योंकि बायो आती रही अच्छे से। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री स्विच करी। केमिस्ट्री में देखा, केमिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो अजीब से लग रहे थे, तो मैंने पहले कर लिए क्वेश्चंस। फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स करी। मैंने बीच में रुका नहीं क्योंकि टाइम कम होता है। लास्ट टाइम पे मेरे क्वेश्चन छूटे थे, बल्कि 1-2 क्वेश्चन छूटते ही हैं, तो इस वजह से बीच में रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो वहाँ पे छूट गया पेपर। और फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स करी, फिजिक्स के जो जो क्वेश्चन आते थे कर लिए। उसके बाद बीच में चीज़ें क्लिक होने लगी, जोन से मैंने छोड़े थे। जैसे बायो में मैंने 1-2 छोड़े थे तो वो क्लिक होने लग गए, वहीं पे माइंड में चलते रहे। तो फिर मैंने जाके फिर से बायो स्विच करी। उसके बाद मेरी पूरी बायो सॉल्व हो गई लगभग। उसके बाद मैंने फिर केमिस्ट्री स्विच करी, केमिस्ट्री करी। केमिस्ट्री में भी फिर से 2-3 क्वेश्चन फिर से ही छूट गए क्योंकि दिमाग में नहीं चला। 2-3 क्वेश्चन थे कंट्रोवर्शियल, तो वो मैंने छोड़ दिए। मेन की यही है कि छोड़ दो अगर नहीं आता तो। सही बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल छोड़ना हानिकारक नहीं है, जो आते होंगे वो भी कट जाएंगे ऐसी लालच में। लालच नहीं करना उधर, अगर थोड़ा सा भी डाउट है छोड़ दो। और फिर फिजिक्स स्विच करी। फिजिक्स बहुत ईजी थी, वो स्टार्टिंग में इसलिए लगी क्योंकि टेंशन था उस टाइम पेपर का, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बायो स्विच कर लेना ही फायदेमंद है। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले सेक्शन वो अटेम्प्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज एज यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस तो आपके जब सही क्वेश्चन लगने लगते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। इट गेट्स यू योर ब्रेन टू अ स्टेट ऑफ हाई, जहाँ पे ब्रेन बहुत अच्छे से काम करने लगता है। एंड वंस इट्स स्मूथ फ्लोइंग देन यू कैन ईजिली मार्क आउट द क्वेश्चंस वेरी वेल। दूसरी बात नीतीश जी, आपने लास्ट ईयर जब नीट दिया था तब आपका स्कोर कितना था? 311। एंड नीतीश ने ऑलमोस्ट डबल किया स्कोर, ही इज़ नाउ एट 620। तो इस पूरे साल में जैसे देखो, एक तो होता है पढ़ाई वाला, बट एक हम लोग और भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे परिवार वाले क्या सोचेंगे, मेरे छोटे भाई बहन जो आपको एक आइडियल देख रहे हैं, आपके जूनियर्स आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो इन सब स्ट्रेस को भी मैनेज किया था। तो वो चीज़ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, या फिर आप किसी को भी मतलब IDGF मोड में चले गए थे, या क्या था? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स के साथ तुम कंफर्टेबल रहोगे तो वो भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बेकार चाहते हैं कि मतलब ये इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये इसको ये बोल लूँगा वो बोल लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तुम अभी पेरेंट्स को बताओ तो सही कि मतलब मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है। लास्ट टाइम पे मेरे नंबर बहुत कम आ रहे थे, 518, 520, उम्मीद टूट चुकी थी बिल्कुल। लास्ट टाइम पे डिप्रेस सा हो गया था मैं। फिर मैंने मम्मी को बताया, एक टाइम पे तो मैं रोने भी लग गया था, पर मम्मी ने समझाया, उन्होंने समझाया। फिर अच्छे से मैंने तैयारी करी, शॉर्ट नोट्स बनाए लास्ट में जाके, तब जाके मेरे रिवीजन हुआ अच्छे से, फिर मेरे नंबर आ ही गए अच्छे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर तुम बीच में अगर तुम कहीं लैग कर रहे हो तो तुम बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। तुम फिर से उठोगे, फिर से मेहनत करो, मेहनत मेन है। अब ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों के तुम उसमें दबाव में आके तुम चीज़ गलत कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। रिश्तेदार तो बाद में जाके जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा वो जरूर पूछेंगे। वो दोनों वे में बोलते हैं, वो चाहे निकले तो ही बोलेंगे।
और नहीं निकलेगा तो भी बोलेंगे। मुझे याद है अभी मैं जब लास्ट डे था एग्जाम से दिन पहले तो मैंने कॉल भी करी थी, जी तो वो केवल इसीलिए थी कि मतलब बच्चा जब एग्जाम से एक दिन पहले होता है तो उसके मन में ना मतलब केवल एग्जाम के ही नहीं, पढ़ाई के ही नहीं, उसके अंदर एन नंबर ऑफ ख्याल होते हैं जो वो आ रहे होते हैं कि कल क्या होगा मेरे साथ, कल कैसे होगा मेरे साथ। तो मतलब मैंने भी फ़ोन पे केवल ये कहता ना भाई देख आज तक जो भी हुआ हुआ, मैंने कल जब नीतीश बैठे एकदम फ्रेश बैठेगा एकदम ज़ीरो से, मैंने बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में आज तक तुम्हारे नंबर कितने आए कितने नहीं आए हैं, मैंने वो सब आकलन नहीं थे। अब जो कल होगा वो आकलन होगा। और नीतीश ने जिस दिन डी डे था, हम बोलते हैं डी डे जजमेंट डे, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड ही स्कोर्ड 620 मार्क्स। और नीतीश कोई 2 शब्दों में आप जो अपने जूनियर्स को कोई टिप देना चाहेंगे जिसमें वो शायद जो जैसे मेरे 2024 के काफ़ी सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं हरिद्वार रुड़की में, और 2025 के बच्चे तैयार हो रहे हैं 11th क्लास के हैं, तो बढ़ता हुआ कंपटीशन, एप्लीकेंट्स का नंबर राइज कर रहा है, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे कि मतलब वो सेफ जोन में रहें? सेफ जोन में बस ये करना है, जो एलन आकाश किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनको इतना नहीं पढ़ना कि तुम उन्हें रटने लग जाओ। नहीं, उन्हें रटोगे लास्ट टाइम पे जाके सब भूल जाओगे फिर रोने लगोगे। नहीं, एनसीईआरटी रटो, अच्छे से रटो, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल घोट के पी जाओ, वो करना है। और लास्ट टाइम पे अपने 2 महीने है अप्रॉक्स, जब पेपर की डेट आने वाली, मतलब जिस टाइम पेपर हो उससे 2 महीने पहले तुम सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दो, अपनी एनसीईआरटी खोलो, जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लो इकोलॉजी में डेट्स हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम है, तुम भूल जाओगे उसने क्या चीज़ दी थी, उससे लिखो सिर्फ। अब तुम्हें थ्योरी पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है इतनी बड़ी, वो थ्योरी तो तुम्हें याद है, तुम्हें बस डेटा याद रखना है, क्योंकि वो तुम भूलोगे ही भूलोगे। जैसे डेट्स हैं भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, तो वो मेन चीज़ है। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने कि तुम्हें पॉइंट याद आए और तुम्हें थ्योरी अपने आप याद हो जाए कि मतलब इसने ये चीज़ कही थी। जैसे रिवर पॉपेट में था, तुम्हें नाम देखा, इस साइंटिस्ट ने दिया था, तुम्हें पूरा ही वहीं से याद आ जाएगा। मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है साल भर जब तुम मेहनत करोगे। तो लास्ट तुम्हें 2 महीने में सिर्फ यही करना है कि इस पॉइंट में क्या था, इस चैप्टर में ये क्या था, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, डेटा बस। क्योंकि बाकी तुम्हारी मसल मेमोरी बन चुकी है, तुम्हें याद हो चुका है। अगर पूरे साल मेहनत नहीं करोगे तो लास्ट टाइम पे आके शॉर्ट नोट्स का भी फायदा नहीं है। सही बात। पूरे साल मेहनत करनी ही पड़ेगी, बट लास्ट 2 महीने अपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स को दो, अच्छे से बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ। चाहे तुम्हें एक चैप्टर बनाने में 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारे लास्ट टाइम पे जो तुम 1 घंटा पढ़ोगे एग्जाम सेंटर पे बाहर, वो तुम्हारा वहाँ काम आएगा, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो भाई, तो ये है नीतीश, जिनके 620 आए हैं इस बार 720 में से, एंड होपफुली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उत्तराखंड में, और या फिर उनको AIQ लेंगे तो AIQ से। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा तो नीतीश से अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, और मैं नीतीश तक वो खबर लेके जाऊंगा, और नीतीश आपको स्वयं से रिवर्ट करेंगे। आजकल ये इंस्टाग्राम पे भी ये एक्टिव है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बता देना भाई सभी को। नीतीश धीमान 706 है भाई। नीतीश धीमान 706 बनाया हुआ है, तो आप सब वहाँ पे भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।